नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका भैया जी की पाठशाला में। और मैं हूं आपका अपना अभिषेक। तो आज का टॉपिक है महाजनपद की ओर। क्या आप जानते हैं कि भारत में लोकतंत्र और बड़े बड़े राज आज से 2500 साल पहले हो चुकी थी। हाँ, ये जरूर है कि उसमें भारत छोटे छोटे कबीलों में बटा हुआ था, लेकिन ये कबीले आपस में धीरे धीरे मजबूत होकर एक बड़े राज्य का निर्माण करी, जिसका नाम रखा गया महाजनपद। तो बिल्कुल देर न करते हुए महाजनपद के बारे में समझते हैं। महाजनपद दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, महा प्लस जनपद। महा का अर्थ होता है बड़ा और जनपद का अर्थ होता है लोगों का बसाया हुआ क्षेत्र। यानी आप कुल मिला जुला के ये कह सकते हैं कि एक बड़ा राज्य। आप इस बात को नोट करिएगा कि जैन धर्म के भगवती सूत्र के अनुसार, जैन धर्म के भगवती सूत्र के अनुसार और बौद्ध धर्म के, ये बात आप लोग लिख लीजिएगा पॉइंट, बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय, ये दोनों पुस्तक का नाम है, के अनुसार इनकी टोटल संख्या थी 16। इनकी टोटल संख्या क्या थी? 16। अंगुत्तर निकाय भी पुस्तक का नाम है जो कि बौद्ध धर्म में मिलता है, और भगवती सूत्र भी पुस्तक का नाम है जो कि जैन धर्म में मिलता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि जैन धर्म के भगवती सूत्र के अनुसार और बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय के अनुसार इनकी टोटल संख्या थी 16। इनकी शासन व्यवस्था अगर देखा जाए, शासन व्यवस्था, तो दो प्रकार की शासन व्यवस्थाएं थी। एक था राजतंत्र और दूसरा था गणतंत्र। राजतंत्र में 14 महाजनपद और गणतंत्र में 2 महाजनपद थे। राजतंत्र का मतलब है कि ऐसी शासन व्यवस्था जहां पे राजा शासन करता था, जो कि 14 थे। और गणतंत्र का मतलब ऐसी शासन व्यवस्था जहां पे राजा ना शासन करके वहां की सभा डिसाइड करती थी कि यहाँ पे क्या करना है। एग्जाम्पल के तौर पे वज्जी और मल, वज्जी और मल, ये दोनों जो है गणतंत्र राज्य थे, गणतंत्र महाजनपद थे। ठीक है। राजतंत्र में सबसे हम लेते हैं पहले पाकिस्तान। पाकिस्तान में 2 जगह, एक था कंबोज जिसकी राजधानी थी रायपुर, और एक था गंधार जिसकी राजधानी थी तक्षशिला। यहां के राजा का नाम था तक्ष, इसलिए तक्षशिला नाम रखा पड़ा। अब आपको पता होगा कि तक्षशिला भारत की सबसे पहली यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी का मतलब है विश्वविद्यालय, जो कि भारत में ही था, क्योंकि पहले पाकिस्तान भारत में आता था। और तक्षशिला के साथ दूसरे नंबर पे है नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि पाटलिपुत्र में था। और आपने ये भी पढ़ा है कि तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय को जलाने वाला व्यक्ति, जिसका नाम था बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब चलते हैं पटना में। पटना में महाजनपदों की संख्या जो थी वो कुल मिला के 3 थी। इसका नाम था अंग, इसकी राजधानी थी चंपा। दूसरा था वज्जी,
जो कि गणतंत्र महाजनपद था। यहाँ पे देखिए वज्जी जो था गणतंत्र, अंग क्या है राजतंत्र, ये भी क्या है राजतंत्र, यानी पे यहाँ पे राजा शासन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कोई राजा शासन नहीं करता था। इसकी राजधानी थी वैशाली। और एक था मगध, जिसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। ऐसे ही करके टोटल महाजनपदों की संख्या थी 16, जिसमें कुरु भी आता है ना, उसमें माहिष्मति जो इसकी कैपिटल है, ये सब चीजों के बारे में पढ़ा जाता है। लेकिन उसमें सबसे ज्यादा अगर कोई प्रसिद्ध और सबसे बड़ा अगर कोई था तो उसका नाम था मगध। तो अगला जो हम पढ़ेंगे, मगध साम्राज्य इतना पॉपुलर क्यों है, इतना विस्तृत कैसे हुआ, इसी के आगे समझते हैं। मगध साम्राज्य, इसी के बारे में अच्छे से हम समझेंगे। तो मगध साम्राज्य में करने वाले जो शासक थे, जिसमें सबसे पहला वंश आता है उसका नाम आता है हर्यक वंश। उसका शॉर्टकट तरीका अगर देखा जाए, ट्रिक से याद करने वाला, तो उसका नाम था हसीन मसूक शाह। हसीन मसूक शाह। यही 7 राजवंशों ने मगध को आगे बढ़ाया, जिसमें सबसे बड़ी भूमिका थी हर्यक वंश में। ठीक है, तो ह से हर्यक वंश, हर्यक वंश। सी से शिशुनाग वंश। न से नंद वंश। नोट करते रहिएगा ये सब। म से मौर्य वंश। सु से सुग वंश। यहाँ पे बड़ा श रहेगा, सुग वंश। क से कण वंश। और सा से सातवाहन वंश। सातवाहन वंश। सबसे पहला क्या था हर्यक वंश, उसके बाद शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश, मौर्य वंश, फिर सुग वंश आता है, फिर कण वंश, फिर लास्ट में सातवाहन वंश। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे कौन सा, हर्यक वंश। हर्यक वंश। मगध साम्राज्य का सबसे पहला उल्लेख अगर कहीं मिलता है तो है अथर्ववेद में। चाहे तो आप इस पॉइंट को लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्टार बना के लिखता हूं कोने में, कि मगध साम्राज्य का उल्लेख किसमें मिलता है, अथर्ववेद में। ठीक है जी, जिसमें हमने बताया कि मगध में शासन करने वाला सबसे पहला था हर्यक वंश। तो हर्यक वंश के बारे में समझते हैं हम। ठीक है, हर्यक वंश के संस्थापक जो थे उनका नाम था बिंबिसार। संस्थापक लिखते रहिएगा और समझते रहिएगा। बिंबिसार। बिंबिसार को कई नामों से जाना जाता है, जैसे इसके अन्य नाम में भी आप लिख सकते हैं, अन्य नाम श्रोणिक। अन्य नाम में क्या लिख सकते हैं आप, श्रोणिक। तो कहा जाता है कि इसने अंग को जीत लिया। ठीक है, अंगों को क्या किया था, जीत लिया था। इसके कई बेटे थे। ठीक है, तो इसने अंग को जीता था।
आप लिखते रहिएगा इस बात को। इसी ने अंग को जीत लिया, अंग को जीत लिया, और वहां अपने बेटे अजात शत्रु, और वहां पर अपने बेटे अजात शत्रु को, अजात शत्रु को उपराजा बनाया, उपराजा बनाया। ठीक है जी। इसने अंग को जीत लिया था, और अंग जो अंग पे जीता था वहां को उपराजा किसको बना दिया? अजात शत्रु को। ठीक है। और इसका एक बेटा और था जिसका नाम था दर्शक। दर्शक को इसने अपना उत्तराधिकारी बनाया। इसने आप कह सकते हैं बिंबिसार ने, कोष्टक में बिंबिसार ने अपना उत्तराधिकारी बनाया, अपना उत्तराधिकारी बनाया। दर्शक इनका पहला पुत्र था, बड़ा पुत्र था, इसलिए इसने क्या बनाया? अपना उत्तराधिकारी। लेकिन अंक का उपराजा किसको बनाया भाई? अजात शत्रु को। ठीक है। कहा जाता है कि इसने अपने साम्राज्य के लिए, ठीक है, साम्राज्य को बढ़ाने के लिए विवाह संबंध अपनाया। यानी विवाह संबंध का मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि शादी करेगा, वहां के एरिया को ले लेगा दहेज के रूप में। ठीक है। जिसमें इसने कई शादियां की, विवाह संबंध में कई शादियां, विवाह संबंध अपनाया साम्राज्य को बढ़ाने के लिए। इसमें महाकौशली देवी, महाकौशली देवी, महाकौशली से विवाह किया इसने। और वहां का जो एरिया था काशी, काशी को दहेज में ले लिया, काशी को दहेज में। इन्हीं के भाई का नाम था प्रसेनजीत, प्रसेनजीत भाई का नाम था इनके। किसके? महाकौशले के, काशी के भाई का नहीं। काशी को तो भैया दहेज में लिया है। ठीक है। जैसे दहेज में हम लोग मोटर कार, साइकिल, सिकड़ी, पैसा वैसा लिया जाता है, इसने काशी को ही ले लिया ताकि अपना साम्राज्य कैसे करे? बढ़ सके। उसके साथ साथ इसने कहा विवाह किया? चिलन्ना से। ठीक है। वहां के राजा चेटक थे, चेटक की पुत्री थी चिलन्ना, चिलन्ना से विवाह किया। उसके साथ इसने किसने विवाह किया? क्षेमा से, क्षेमा से। क्षेमा जो थी पंजाब की थी जी, तो पंजाब को भी अपने अधीन में ले लिया। दहेज तो विवाह करते जा रहा है, दहेज में जगह ले ले रहा है। ठीक है। उसके साथ साथ ये भी बोला जाता है कि इसने आम्रपाली से भी विवाह किया। यानी आपको कह सकते हैं कि लगभग इसने कई शादियां किया क्योंकि उसका साम्राज्य बढ़ सके। ठीक है जी। ये प्रारंभ में बौद्ध धर्म को मानता था, लेकिन इसकी एक पत्नी थी जिसका नाम था चिलन्ना, मैंने बताया था। ठीक है। चिलन्ना के कहने पे इसने जैन धर्म को अपना लिया। तो आप एक पॉइंट और लिख सकते हैं यहां स्टार बना के, बौद्ध धर्म को मानता था। ऐसे शुरू में या प्रारंभ में आप लिख सकते हैं, प्रारंभ में बौद्ध धर्म को मानता था, धर्म को मानता था।
अपनी पत्नी अपनी पत्नी चिलन्ना के कहने पर जैन धर्म का अनुयायी बन गया। धर्म का अनुयायी बन गया। ठीक है, तो शुरू में क्या बौद्ध धर्म को ये मानता था, लेकिन इसकी पत्नी थी चिलन्ना। जब आपको पढ़ाया जा रहा था महावीर स्वामी के बारे में, तो उनकी जो माता थी लिच्छवी वंश की थी, चिलन्ना भी लिच्छवी गणराज की थी। तो उन्होंने क्या माना था, जैन धर्म को। ये भी जैन धर्म को मानती थी। तो ये प्रारंभ में तो बौद्ध धर्म को मानते थे, लेकिन चिलन्ना ने कही नहीं भाई, मैं अगर जैन धर्म को फॉलो कर रही हूँ तो आप भी फॉलो करिए। इसलिए इसने भी क्या कर लिया, जैन धर्म को अपना लिया। इसका फिर उसके बाद इसका पुत्र चाहता था कि यहाँ का राजा यानी मेरे पिता के डेथ के बाद मैं राजा बनूं। कौन चाहता था, अजात शत्रु चाहता था। लेकिन उत्तराधिकारी तो बन गया था। दर्शक, नियम यही है कि उत्तराधिकारी जो बनेगा राजा के मरने के बाद वही राजा बनेगा। तो अजात शत्रु ने अपने ही पिता यानी बिंबिसार की हत्या कर दी। तो प्रथम प्रीतिहंता किसमें मिला, हर्यक वंश में। किसने मारा था, अजात शत्रु ने बिंबिसार को मार दिया था। इसी में क्या हुआ था, आप पॉइंट लिख सकते हैं, प्रथम प्रीतिहंता। प्रथम प्रीतिहंता, प्रीतिहंता मतलब हंता मतलब मारने वाला, और प्रथम मतलब पहला। ठीक है, प्रीति मतलब पिता को, मातृहंता होता मतलब माता को। तो प्रथम प्रीतिहंता इसी के समय हुआ था, हर्यक वंश में। बिंबिसार के मरने के बाद जो राजा बनता है, अब कौन बनेगा भैया, अजात शत्रु। अब हम देखेंगे अजात शत्रु को। अब राजा बनेगा अजात शत्रु, अपने पिता को ही मार के राजा बन गया। इसका टोटल जो शासन काल था वो था 32 साल तक। और इसके पिताजी यानी बिंबिसार का जो शासन काल तक था वो था 52 वर्ष तक, 52 साल तक का। अजात शत्रु के अन्य नाम भी जानते हैं, इसको और नाम से भी जाना जाता है, कुड़िक। क्या नाम है, कुड़िक के नाम से भी जानते हैं। जब इसने अपने पिता की हत्या कर दी, इनके पिता बिंबिसार और इनकी माता का नाम था महाकौशली। महाकौशली का एक बेटा था। तो महाकौशली के जो भाई हुआ करते थे प्रसेनजीत, प्रसेनजीत ने अजात शत्रु से कहा कि भाई तुम अपने पिता को मार के तुम गद्दी पे बैठे हो, तुम्हारे पिताजी को काशी दहेज में मिला है, ये हम तुम्हें अब नहीं देंगे, इसे मुझे वापस चाहिए। क्योंकि इसके माँ का भाई है तो माँ का भाई मामा लगता है, तो अपने मामा से ही लड़ाई करने चला जाता है। और वहां पे लड़ाई करने के दौरान अजात शत्रु हार जाता है और उसे जेल में डाल दिया जाता है। जेल में बेचारा बंद था, कुछ कर नहीं पा रहा था। एक उसी प्रसेन, उसके मामा की लड़की प्रसेनजीत की पुत्री थी जिसका नाम था वाजिरा। वाजिरा रोज महल में इधर उधर करती थी, ये भी चक्कर पकड़ करता था। सोचता था कि अब हो जाए काम, अब हो जाए काम, करते करते वो आके लास्ट में फंसा लिया। जब फंसा लिया तो उसने संबंध क्या बनाया कि हम आपसे विवाह करना चाहेंगे। क्योंकि इसे पता था घी अगर सीधी उंगली से न निकले तो उंगली को टेढ़ करना पड़ता है, और यही हुआ। वाजिरा ने अपने पिता प्रसेनजीत से कहा कि मुझे अजात शत्रु से विवाह करना है, और हुआ भी यही, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा हो गया। इनका विवाह किससे हो गया भाई, वाजिरा से। वाजिरा से विवाह हो गया। इसके साथ साथ जैन धर्म का अनुयायी था।
जैन धर्म का अनुयायी, जैन धर्म को मानता था, क्योंकि पिता भी बौद्ध धर्म से जैन धर्म को फॉलो करने लगे थे, ये भी फॉलो करने लगा। इसके साथ साथ आप इसमें यह भी लिखिएगा कि इसमें प्रथम बौद्ध संगति भी हुआ। इसी के शासन काल में प्रथम बौद्ध संगति हुआ। ये बार बार सवाल में आता है कि प्रथम बौद्ध संगति किसके समय हुआ? अजात शत्रु के समय। कहां पे हुआ? तो इनकी राजधानी कहां थी? राजगीर में या राजगृह में। तो कहां हुआ था? राजगीर में, या इसी को कहा जाता है राजगृह में। इसका एक बेटा था जिसका नाम था उदयन, जिसको उदयन भी कहा जाता है। जो उदयन था इसने अपने पिता को मार दिया। मसला अलग ही है। अभी तक बिंबिसार को किसने मार दिया था? अजातशत्रु, उसी के बेटे ने। इसका बेटा था उदयन, इसने भी उसको मार दिया। किसको? अजातशत्रु को। यानी वो अपने पिता को मारा, ये अपने पिता को मार दिया। तो इसमें क्या हुआ? द्वितीय प्रीतिहंता हुआ। द्वितीय प्रीतिहंता। लो भैया, एक तो मारा था, आप पापा को मारे, हम भी पापा आपको मारेंगे। देखो ये कल्चर है, सीख रहे हैं। इसलिए इसे प्रीतिहंता वंश भी कहा जाता है। सवाल में भी आता है कि प्रीतिहंता वंश किस वंश को कहा जाता है? तो उसका जवाब होगा हर्यक वंश को। ठीक है। कौन मारा था भाई? तीसी का पुत्र जिसका नाम था उदयन। उदयन भी नाम आता है, उदयन या उदयन, इससे कंफ्यूजन नहीं होना। अब इसकी हत्या हो गई, ये मर गया, उसके बाद कौन राजा बनेगा? उदयन। यहां पे हम समझ लेते हैं उदयन के बारे में भी। उदयन या उदयन। उदयन जब आया था तो इसने पाटलिपुत्र एक नगर बसाया। क्या किया? पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किया। जिसकी राजधानी क्या थी उस समय? पाटलिपुत्र। क्योंकि भाई नया नया बसाया है तो एरिया में रहना होना जरूरी है। तो राजधानी कहां बना दिया? पाटलिपुत्र को ही बना दिया। पाटलिपुत्र को और नाम से जाना जाता है, कुसुमपुरा के नाम से भी। पाटलिपुत्र को कुसुमपुरा के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि उदयन समथिंग जितना भी काम किया बेहतर ही किया, बहुत जरूरत से ज्यादा नहीं काम किया है। और उदयन ने जो भी काम किया है यही आपके सामने है। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किया था, वहां राजधानी बनाया पाटलिपुत्र को ही, और कुसुमपुरा। राजगृह इसकी भी राजधानी थी, अजातशत्रु की भी। राजगृह इसके पिताजी यानी बिंबिसार की भी राजधानी थी, लेकिन इसकी राजधानी क्या हो गई थी? पाटलिपुत्र। क्लियर हो गया जी? अब इसके बाद आता है अनिरुद्ध। उदयन के बाद कौन शासक आएगा? अनिरुद्ध। नेक्स्ट शासक अनुरुद्ध। उसके बाद कौन शासक आता है? उसका नाम था मुंडा। इतिहास में जिक्र है सब चीजों का। मुंडा के बाद कौन शासक आता है? इसका नाम था नागदशक। नागदशक। हालांकि ये सबका ज्यादा जिक्र इतिहास में नहीं मिलता है। नागदशक का एक मंत्री था जिसका नाम था शिशुनाग। इसके मंत्री का नाम क्या था? शिशुनाग। शिशुनाग ने ही अपने मंत्री का हत्या करके एक नए वंश की स्थापना कर दिया, जिसका नाम है शिशुनाग वंश।
देख रहे हैं भाई, हत्या पे हत्या, लगातार मारा पीटा जा रहा है। तो वेल, आप लोगों को हर्यक वंश बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, मेरी पूरी उम्मीद है कि आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज की क्लास में आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने की और उसमें क्या क्या हुआ। तो आप सभी कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए। देखते रहिए और समझते रहिए भैया जी की पाठशाला में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, ऑल द बेस्ट।